साल 2000 में उत्तर प्रदेश से कटकर जल जंगल जमीन के नाम पर जिस पहाड़ी राज्य की मांग उत्तराखंड वासियों ने की थी, एक बार फिर से वही उत्तराखंड अपने जंगल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां सड़क चौड़ीकरण के नाम पर अब तक 70,000 से अधिक पेड़ों की बलि विकास कार्यों के नाम पर दी जा चुकी है। आंकड़ों की बात करें तो देहरादून में 2000 करीब पेड़ ट्रांसप्लांट के नाम पर 10,752 पेड़ केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना और दिल्ली से देहरादून का रास्ता मात्र 2.5 घंटे करने के चक्कर में काट दिए गए हैं। वहीं 6500 पेड़ नगर पांवटा साहिब मोटर मार्ग में, 8,000 पेड़ देहरादून पांवटा साहिब मोटर मार्ग के लिए और 2,000 पेड़ चक्राता रोड चौड़ीकरण के नाम पर काट दिए गए हैं। प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून के आसपास की खबर है कि 70,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम यहाँ के निवासियों को भोगने पड़ेंगे या झेलने पड़ेंगे। आशा ये की जा सकती है कि देहरादून शहर में जितने लोग हैं, क्या वो लोग इन विकासात्मक गतिविधियाँ जिनसे पर्यावरण का नुकसान होता है उसके विरोध के लिए, उसको समायोजित करने के लिए सही साइंटिफिक और मतलब एक तरह से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की प्रक्रिया को साथ में रखते हुए क्या हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और विकास के कार्य भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चल सकती हैं नहीं, इस पर काफ़ी कार्य करने की ज़रूरत है। अब उसी पर जो है सरकार लगातार कुठाराघात कर रही है। विकास के नाम पर जो है अनियोजित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार जो है पेड़ों का कटान हो रहा है। आप सहजदारा रोड पे देख लीजिए, पर्यावरणविदों ने जो है भारी विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध किया, उसके बावजूद भी है पेड़ों का कटान नहीं रुका। खलंगा में तो किसी तरीके से विपक्ष के विरोध के बावजूद जो है अभी तक पेड़ों का कटान नहीं हुआ है। लेकिन सैकड़ों परियोजनाएं मैं गिना सकता हूँ, चाहे आप जो है ये मोहन से लेकर के और जो बिहारीगढ़ तक जो एलिवेटेड रोड जाती है उस पर देखिए हजारों पेड़ों का जो है कटान हुआ है। इसी तरीके से अल्मोड़ा जिले का है, वहाँ के डीएफओ ने तो जो है 5 सालों में इतनी अधिक जो है अनुमतियाँ पेड़ों के कटान की दी कि बाद में जो है उसके अधिकार को ही सीज करना पड़ा। और बड़कोट, पुरोला में और अन्य जगह में जिस तरीके से अवैध पेड़ों के कटान के मामले सामने आए थे, बड़ी निराशाजनक स्थिति है। पेड़ काटे जाते हैं, उनके एवज में पेड़ लगाए भी जाते हैं। फॉरेस्ट विभाग जो है, अब मानसून सत्र आ रहा है तो बड़ी संख्या में वहाँ पर जो जितने पेड़ कटते उसके दुगने पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर कटे होंगे उनके एवज में दूसरी जगहों पर पेड़ लगाए होंगे। ये एक परंपरा, एक जब भी जहाँ जहाँ काम होता है और ये नॉर्म्स भी होते हैं, इसलिए नॉर्म्स के अनुसार ही सब चीज़ें होती हैं। मुझको लगता है कि जितने पेड़ कटें उनसे दुगने पेड़ जो है फॉरेस्ट विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से पेड़ों की कटाई की जा रही है और विकास के नाम पर किस तरह से इस पूरे मंजर को देखा भी जा रहा है और विपक्ष भी लगातार अब सवाल खड़े कर रहा है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए 2000 में जब पहाड़ी राज्य की मांग हुई थी तो उसके बाद जल, जंगल और ज़मीन के अस्तित्व की लड़ाई उत्तराखंड वासियों ने लड़ी थी और उसी अपने जल, जंगल, ज़मीन के लिए ही इस पहाड़ी पृथक राज्य की जो है मांग उत्तर प्रदेश से अलग की गई थी, जिसमें पहाड़ की जंगलों की संरक्षा हो, नदियों की सुरक्षा हो, ऐसे तमाम जो मुद्दे थे उनके लिए ये राज्य मांगा गया था। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य का है कि आज राज्य गठन के 24 साल बाद भी जो है ये राज्य अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ा है। जिन जल, जंगल, जमीन के लिए ये राज्य मांगा गया था, उन्हीं मुद्दों पर आज फिर एक बार आंदोलन करने की आवश्यकता इस राज्य को महसूस करनी पड़ रही है। उन्हीं जो भौतिक आवश्यकताएं, जो मूलभूत आवश्यकताएं जिनके कारण राज्य मांगा गया था, उन पर काम करने की आवश्यकता आज फिर से करनी पड़ रही है। क्यों? विकास कार्यों के नाम पर हमने देखा है कि मात्र राजधानी देहरादून में जो है 70,000 पेड़ों के कटान किया गया है और आंकड़े भी स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि विकास के नाम पर जो अनियंत्रित विकास राज्य का हुआ है, जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हुआ है, क्योंकि 72% भूभाग इस प्रदेश का वन से आच्छादित है और ऐसे वन संपदा को अंधाधुंध नष्ट करने की परियोजनाएं लगातार विकास के नाम पर जो अनियंत्रित विकास हो रहा है वो एक चिंताजनक विषय है। कहीं ना कहीं अभी राजधानी देहरादून में अगर 70,000 पेड़ों की अगर मैं आंकड़ों की इस पे आपको स्पष्ट जानकारी दूं तो लगभग 2000
पेड़ जो है ट्रांसप्लांट के नाम पर अभी तक काटे गए हैं। 10,752 पेड़ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जो परियोजना है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उसके नाम पर काटे गए हैं। 6,500 पेड़ प्रेमनगर पौंटा साहिब मोटर मार्ग पर काटे गए हैं। उसी के साथ 8,000 पेड़ आपके जो है देहरादून पौंटा साहिब मोटर मार्ग पर आपके काटे गए हैं। 2,000 पेड़ आपके चक्राता रोड पर काटे गए हैं चौड़ीकरण के नाम पर, और 22,000 पेड़ आपकी सहजधारा जो है पर्यटन स्थल है उस पर चौड़ीकरण के नाम पर काटे गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड के लिए रहा जाता है। और जैसे कि हमने पर्यावरणविद जो जेपी मैठाणी है उनका भी जो बयान था वो सुना है कि एक चिंताजनक विषय उत्तराखंड के लिए लगातार ये कहीं ना कहीं बनता जा रहा है, क्योंकि जिस जल जंगल जमीन के हमने अस्तित्व अपने लिए मांगा था वही आज हमारे खनन हो रहा है। तमाम परियोजनाएं हालांकि विकास कार्यों के नाम पर चल रही हैं, उन पे भी इस प्रकार प्रकृति का अंधाधुंध दोहन ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि गर्मी जिस प्रकार से इस साल अपना तापमान बढ़ा है वो हम सभी ने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक विषय पेड़ों का अंधाधुंध कटान है। अच्छा हिमांशु, पर्यावरणविदों का क्या कुछ कहना है कि अगर ऐसे पेड़ काटेंगे तो आने वाले समय में किस तरह की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल विशाल, देखिए आने वाले समय में जो स्थितियां भले हमको देखने को मिले वो उसके दुष्परिणाम आज ही हमको देखने को मिल रहे हैं। आप पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों के जो जल स्रोत हैं वो लगातार सूख रहे हैं, लगातार जो जमीनी जल स्तर है वो घट रहा है। एक समय में पहाड़ के जो बांज बुरांस जिनकी जड़ों से पूरे पहाड़ में पानी सप्लाई होता था वो आज सूख रहे हैं। देहरादून की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बिंदाल नदी जो कि रिस्पना की तलहटी से निकलती है, बिंदाल नदी का जो जल स्रोत है वो धीरे धीरे सूख रहा है। पेयजल की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, चाहे वो गर्मी की समस्या है, छाव की समस्या है, और कहीं ना कहीं बहुत व्यापक समस्या ये आने वाले समय में है, क्योंकि तमाम फॉरेस्ट रिजर्व और पर्यावरण पे अनेक कार्य उत्तराखंड सरकार करती है। उसके अलावा पेड़ का दोहन तो होता ही है, वनाग्नि एक बड़ी चिंता का विषय उत्तराखंड के लिए रहती है। तो कहीं ना कहीं एक सामंजस्य जो है कहीं ना कहीं वन विभाग में सामंजस्य की कमी देखने को मिलती है। ना तो सरकार वन विभाग वनाग्नि पर काबू पाता है, ना ही पेड़ों के अंधाधुंध कटाई पर जो है रोक लगा पाता है। तो कहीं ना कहीं वन विभाग को इस ओर सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण वृद्ध इसको लगातार लेकर चिंतित है, क्योंकि हिमालय प्रदेश उत्तराखंड है और पेड़ों का अंधाधुंध कटान होगा तो ये आने वाले समय में परिस्थिति के लिए तो खतरनाक हो गई है। उत्तराखंड में 2013 की जो आपदाएं वो कहीं ना कहीं रिपीट ना हो उसके लिए एक बड़ा संकेत ये होगा, क्योंकि हिमालय का अगर गर्मी से जो जल स्रोत पिघलेगा, हिमालय पिघलेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय रहेगा उत्तराखंड के लिए। तो इसलिए पेड़ों का जो अंधाधुंध कटाई है उस पर जो है वन विभाग को कहीं ना कहीं रोक लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कन्नौज से बड़ी खबर का रुख करेंगे। पालिका ने चलाया है दुकानों पर बुलडोजर। पालिका की जमीन पर बनी थी 44 मामलों में 44 सालों से ये मुकदमे चल रहे थे, जिस पर दुकानों ने इस पर मुंसिफ कोर्ट से स्टे भी ले लिया था और एसडीएम कोर्ट ने ये खारिज किया था। स्टे खारिज होते ही जमींदोज की गई हैं 9 दुकानें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर एक बार फिर से चला है और ऐसे में जो पालिका की जमीन पर जो दुकानें बनी हुई थी, जो कब्जे किए हुए थे, उन पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती हटा रहे हैं। बता रहे नगर पालिका की है तो नगर पालिका की है तो हम लोगों को देना चाहिए कि दूसरे देना चाहिए। लेकिन मामला चल रहा है सन 80 से और इसमें विरासत भी दर्ज है 4 लोगों के नाम से। अब वो जबरदस्ती हटा रहे हैं। तो कोई नोटिस दिया था क्या? कोई नोटिस नहीं दिया, कोई स्टे था आप लोगों का पहले? हाँ स्टे था, स्टे खारिज हो गया। स्टे खारिज हो गया। अच्छा, उसके बाद सीधे क्या जेसीबी लिया है? तुरंत जेसीबी लिया है, तुरंत कितने लोग रोजगार जा रहा है यहाँ पे? कितने लोगों को? 9 लोग हैं। दुकानें टूट गया ने बिना बताया गया क्या हुआ, कहने अचानक आएंगे जेसीबी टूटने लगे। क्या मामला चल रहा है? हमने टोरा कि भाई हमें आप दीजिए, पहले बता देना वो कुछ नहीं। अच्छा, कोई मुकदमा करना चल रहा है इसमें? मुकदमा चल रहा क्या? हाँ मुकदमा चल रहा है। अच्छा, कोई अधिकारी ने आश्वासन नहीं दिया? और संवाददाता रईस खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रईस, क्या कुछ ये पूरा मामला है और किस तरह की प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है?
जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला कन्नौज के गोसाईगंज नगर पालिका का है, जहां पर नगर पालिका प्रशासन की जमीन पर खुद दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसका मुकदमा गोवर्धन लाल से 44 वर्षों से पालिका और गोवर्धन लाल के बीच में चल रहा था। तो चेयरमैन प्रतिनिधि के अनुसार कि गोवर्धन लाल मुकदमा हार भी चुके हैं, इनका स्टे भी खारिज किया हो गया है, जिस पर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई और बुलडोजर बुलाकर 9 दुकानों को धराशायी कराया गया और पालिका ने जमीन को अपने कब्जे में लिया है। पालिका प्रतिनिधि का ये भी कहना है कि नगर पालिका प्रशासन की जहां भी जमीन है, जो लोग कब्जा किए हुए हैं या कब्जा छोड़ दें, अन्यथा उनके कब्जे को हटाया जाएगा। रईस, किस तरह से कब्जा किया हुआ था? क्या प्लॉटिंग की गई थी कि या इस पर निर्माण कार्य किए गए थे? फुटपाथ किनारे नगर पालिका प्रशासन की जमीन पड़ी हुई थी, जिस पर लोगों दुकानदारों द्वारा टीने डाल के अपनी दुकान बनाई गई थी और जिसमें अपना कारोबार किया जा रहा था। और पालिका प्रशासन का ये भी कहना है कि कई बार हमने खाली कराने की बात कही, लेकिन उक्त घरों द्वारा खाली नहीं किया गया, जिसका लोगों द्वारा मुकदमा भी डाला गया। मुकदमा एक बार हार चुके हैं, उसका कोर्ट से स्टे लिया तो स्टे एसडीएम द्वारा खाली किए जाने पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बिल्कुल रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत जानकारी साझा करने के लिए। और कानपुर से बड़ी खबर, यूनिवर्सिटी के बाहर महिला की चैन लूटकर किया हमला। डीसीपी पश्चिम विजय ढुल की टीम ने हाथ लगी है सफलता और लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लुटेरों के पैर में गोली लगी है। कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में ये बड़ी मुठभेड़ पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है, जहां पर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है और ऐसे में कल्याणपुरी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर यूनिवर्सिटी के बाहर महिला से लूट की गई और महिला की चैन लूटकर उस पर हमला भी कर दिया गया। दिनांक 8 और 9 जून की मध्य रात्रि में एक परिवार अपनी स्कूटी से बाबूपुरवा से कल्याणपुर लौट रहा था, जिसमें पति पत्नी और उनकी 2 बेटियां थी। उनके पीछे एक वाइट अपाची पे सवार 2 अज्ञात लोगों ने आकर उनकी पत्नी के बैग को छीनने का प्रयास किया और बैग छीनने के साथ साथ संतुलन बिगड़ने के कारण उनकी पत्नी वहीं पे डिसबैलेंस होकर स्कूटी नीचे गिर गई और जो महिला थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मुखबिर की सूचना पर आज इन दोनों अभियुक्तों की लोकेशन एल्डिको के पीछे जवाहरपुरम क्षेत्र में मिली। जब पुलिस के द्वारा इनको इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया गया तो अपने आप को घिरता देख इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में इनमें एक अभियुक्त मुकेश के पैर में गोली लगी है। एक दूसरा अभियुक्त राजकुमार को भी मौके से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त पुलिस की हिरासत में। हाउस टैक्स के लिए स्मार्ट रणनीति बनाई गई है, जिसको लेकर बरेली मेयर उमेश गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि नगर निगम ने पूरे शहर में जियो टैगिंग कराई है। जियो टैगिंग के जरिए 2,28,385 भवन चिन्हित किए गए हैं। सभी भवनों से हाउस टैक्स लिया जाएगा, जिससे अब हाउस टैक्स के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शहर के सभी 80 वार्डों में 150 स्थानों पर हाउस टैक्स जमा किए जाएंगे। पहली बार 82,897 भवनों से हाउस टैक्स लिया जाएगा। अभी तक जो हम बिल दे रहे थे वो लगभग 1,45,488 घरों को बिल जा रहे थे। तो हमारे को लगभग 83,000 लगभग 83,000 ऐसे भवन मिले जो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे। वो कॉमर्शियल भी थे और रेजिडेंशियल भी थे। अब जो हमने टैक्स का सिस्टम किया है और उसमें गूगल सर्वे के माध्यम से हमने जो इसको सॉफ्टवेयर लगाया है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स देखना चाहे तो उसको अपनी प्रॉपर्टी संख्या के आधार पर उसको सर्च कर सकता है। उसमें उसकी प्रॉपर्टी का पूरा विवरण मिलेगा, जिसमें उसके प्रॉपर्टी का फ़ोटो भी होगा,
उसमें उसका एरिया भी लिखा होगा और कितना एरिया लगा है और उनका कितना टैक्स बनता है। मिर्जापुर के विद्यांचल थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से पड़ोस में ही रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के एक लड़के ने उसके भाई को मारने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था और बात न करने पर जान से मारने की धमकी देता था। युवक पीड़ित के घर भी आता जाता था और परिजनों को जब मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत विद्यांचल कोतवाली में कर दी। शिकायत से आग बबूला युवक का परिवार पीड़ित के घर पहुंचा और अपनी शिकायत वापस लेने की धमकी देने लगा। पीड़ित परिवार का कहना है कि मुस्लिम परिवार दबंग है, आए दिन नाबालिग लड़की के साथ गलत तरीके से दबाव बनाने का काम युवक कर रहा था और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ, 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। कौन? समीर। हाँ, कहाँ घर उसका? उसका घर मेरे बगल में है। क्या कह रहा था? कह रहा था 2 साल से ब्लैकमेल कर रहा था। कह रहा था बंदूक जब देखी तो बंदूक आके दिखा देता था और वो कहता था वालेकुम अस्सलाम बोलो, अगर नहीं बोलते थे तो वो हमें मेरे भाई को मारने की धमकी देता था। इधर हम जब नहीं रहते तो एक समीर नाम का लड़का है, वो इधर आता है कभी, तो हमको तो मालूम नहीं है, हमारी बच्ची को डराना धमकाना कि आज तुम्हारा भाई मार खाएगा, नहीं तो तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो ये बात जब कह कर जाता और शाम को मेरा लड़का मार खा जाता। और फिर उसके बाद आता, देखो कहे थे ना तुम्हारी बच्ची मार खा गई। अभी चामुंडा देवी पर ब्लेड कांड हुआ है, किसी लड़के ने ब्लेड मारा है। ये बात मेरी बच्ची से आके बताया कि आज ब्लेड कांड होगा, वो आके देखो सुधर जाओ। इसके कहकर उसके दिमाग में अश्लील बात करता था और उसको अल्लाहू अकबर अस्सलाम वालेकुम की चैटिंग करता था। इसमें एक लड़की है जिससे कि एक मुस्लिम लड़के की लगातार बात हो रही थी पिछले कुछ समय से। उसके बाद बातों के क्रम में ही वो उस पर दबाव बनाने लगा, उसे धमकी देने लगा और जब परिवार वालों ने पुलिस को उसकी सूचना दी तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत एवं कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है तथा जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो और उसके परिवार वाले, जितने भी लोग को इसकी जानकारी थी, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व थे, सभी को उसमें नामजद किया गया है और सभी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी। और संवाददाता राजन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, क्या कुछ ये पूरा मामला था और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है मामले में? जी विशाल, बता दें कि ये मामला सीधे सीधे ब्रेन वाश करके लव जिहाद जैसा दिखाई दे रहा है और एक नाबालिग लड़की जिसको कि जबरदस्ती भाई को मारने की धमकी देकर मुस्लिम युवक उससे जबरदस्ती बात करता था और मिलने के लिए भी कहता था। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो पुलिस को शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक के साथ साथ उसके जो उसको सपोर्ट करने वाले थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी कर ली गई हैं। साथ ही जो पीड़ित परिवार है उनके सुरक्षा के लिए घर के बाहर सुरक्षा कर्मी भी लगा दिए गए हैं। विशाल, तो जो लड़की है उसके परिजनों की क्या कुछ मांग है प्रशासन से? लड़की के परिजनों का कहना है कि वह हिंदू परिवार के हैं और वह मुस्लिम नहीं बनना चाहते हैं, जबकि जो लड़का था वो लड़की के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाकर अस्सलाम वालेकुम और अल्लाहू अकबर भी कहलवाता था और उसके ऊपर लगातार दबाव बना रहा था। विशाल, बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मैनपुरी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एकजुट होकर CMS के ऑफिस के बाहर CMS के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला वायरल वीडियो हो चुका है, जिसके बाद लगातार ये देखा जा रहा है कि जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि बीते मंगलवार को एक स्वास्थ्य कर्मचारी की कुर्सी पर सोते हुए ऑन ड्यूटी वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के बाद कार्यवाहक CMS डॉक्टर RK शुक्ला ने वायरल वीडियो के आधार पर वायरल वीडियो के संबंधित कर्मचारियों को निलंबित कर दिया था। कल मामला ये था, कोई मरीज नहीं था, मरीज होता तो हम सोते क्यों।
हमें दवाई जो है 11 बजे की है, वो दवाई खा करके है थोड़ी हालत हो गई, और डॉक्टर ने जो राय दी मैंने कहीं पैर ऐसे करके खूब प्रैक्टिस किया करो, सर्वाइकल प्रॉब्लम है हमें, तो ऐसे करके सो रहे हैं, ऐसे करके काफी बार है, ऐसे करके सो रहे हैं, पंखा चल रहा था वैसे ही है, मरीज कोई था नहीं। अब तब तक पत्रकार जी आए तो उन्होंने इकट्ठे 3-4 लोग करे और वो आए क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कहा अरे डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं, ये काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। हमने कहा पहले आप ये बताएं, हम डॉक्टर साहब नहीं है, पत्रकार हो के आप हमसे डॉक्टर कह रहे हो, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब में फिर क्या हो ये है, इधर रोड पर से ला के 12 नंबर की फोटो मरीज ले तो कि वो देखो और ये है, आप पैर के सो रहे हैं। सोन वाली बात है, हम दवाई खाई है और हमने कही थोड़ी प्रॉब्लम है। समय से इलाज चल रहा है आपका? हमारा आज 1.5 महीना होगा। नरेश सैनी, इन्हें बीपी 180 और 120 रहता, दवा खा के लेट गए, किसी पत्रकार ने आके इन्हें क्या फोटो ले लिया, ऐसे सीएमएस ने कोई वार्निंग नहीं दी और ये तुरंत सस्पेंड कर दिया, जबकि डॉक्टर आर सिंह वगैरह ऑन उस पर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, तब कुछ नहीं किया, तब उन्होंने फेवर में लिखा। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है इन्हें तुरंत बहाल किया जाए। कल मुझे अवगत कराया गया इस वीडियो से कि ऐसे ऐसे करके प्रकरण हो गया है। आज डॉक्टर शुक्ला जी के पास था और क्योंकि उसमें वीडियो में जो भी दिखाया गया उससे जो भी हमारा कर्मचारी था वो दोषी प्रतीत हो रहा था, तो कार्यवाही किया जाना और ड्यूटी आवर्स में इस तरह का सोना, शराब पीना या और बहुत सारे कृत्य हैं जो प्रतिबंधित हैं, वो कार्य मतलब उसके द्वारा करता हुआ दिखाया गया, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। और इस तरह की दंडात्मक तो नहीं कह सकते, इस तरह की चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी लिया जाना और तब तक के लिए उसको थोड़ा सा उसको उस कार्य से हटाना, जिसको सस्पेंशन कहते हैं, वो किया जाना जरूरी। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में मारे गए 2 लोगों का शव बुधवार देर रात बलरामपुर पहुंचा है। मृतक अनुराग वर्मा का शव उनके गांव बन कटवा पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। अनुराग के शव का रात में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि मृतका रूबी के शव का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। आतंकवादी हमले में बलरामपुर के 6 अन्य लोग भी घायल हो गए थे। ये सभी घायल भी बलरामपुर पहुंच गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।